नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा ट्राइबल रिवॉल्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। जो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं नोट डाउन कर सकते हो, और अगर कोई बच्चा नोट्स बना लेगा तो मैं सेंड कर दूंगा। इंग्लिश मीडियम फुल सीजी व्यापम कोर्स के लिए पहले से आपको बताया जा चुका है कि इसका नोट्स अभी हाल फिलहाल नहीं रेडी है, क्योंकि ये पहली बार पढ़ाया जा रहा है। और कोई बच्चा अगर नोट्स बना लेगा तो आपको इमीडिएटली उसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, करा दिया जाएगा। तो हेडिंग डालिए ट्राइबल रिवॉल्ट इन छत्तीसगढ़। यहाँ पे आओ। सबसे पहले मतलब समझते हैं ट्राइबल का। ट्राइबल क्या होते हैं? सो सिंपल डेफिनेशन, हिंदी में जनजाति बोलते हैं। जनजाति वो जो जंगलों में निवास करें, या आदिवासी कह सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? ट्राइबल। अब इन्हीं के द्वारा किया गया रिवॉल्ट हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अब आज से 500 साल पहले चलते हैं। ये इंडिया, और आज से 500 साल पहले इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज आए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और क्या जरूरत पड़ी उनको आने की, तो वो हिस्ट्री का पार्ट है। बस मैं यहाँ पे ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर लोग स्पाइसेस का व्यापार करने आते थे। ठीक है, और यहाँ ट्रेड करने से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, तो इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच अच्छा संबंध बना। ठीक है, अच्छे रिलेशन रहे। उसी क्रम में ब्रिटिशर्स भी इंडिया आए। अब ब्रिटिशर्स कौन आया? अब आपको तो मालूम है कि भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स आए। अब ब्रिटिशर शुरुआत में आए तो यहाँ कोई शासन करने नहीं आए। हमको तो मालूम है 1947 से पहले, 1947 से पहले ये हम पर रूल करते थे। तो ये रूल करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। तो किस मोटो से आए थे? तो ये आए थे ट्रेड करने। तो शुरुआत में ब्रिटिशर्स ना बोल के हम बोलेंगे कि कौन आए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी है। जैसे हम बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम बाहर ट्रेड करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, बस वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आई थी। क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। और बिना अच्छे रिलेशन के ट्रेड कर पाना संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भी ट्रेडर्स आते थे बाहर से, दूसरे देश से, तो वो इंडियन जो रूलर्स थे, इंडियन जो किंग्स थे, उनके साथ उन्होंने अच्छा संबंध बनाया। ठीक है, अब प्रॉफिट भी कमाए, बहुत अच्छा ट्रेड किया, फले फूले। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये रूल करने लग गए। जो ट्रेडिंग कंपनी थी, फिर वो रूलिंग कंपनी आ गई, ट्रेड छोड़ के रूल करना चालू कर दिए। तो कुछ तो कारण रहा होगा, और रूल किए मतलब झगड़ा लड़ाई करके, छीन के, दूसरे के ऊपर शासन करके रूल किए होंगे। ठीक, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्यों इतना अच्छा संबंध होने के बावजूद ब्रिटिशर्स और इंडियंस में खटास पैदा हुआ उनके रिलेशन में? ठीक है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। देखो, इंडिया ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना सिर्फ इनको, मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, बट हम बात इसकी कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में इंडिया पर एग्जिस्टेंस इन्हीं का बना रहा। तो ऐसा क्या कर रहा होगा कि ब्रिटिशर्स को अपनी ज़मीन देने के बावजूद, ठीक है, लैंड तो दिया ना, उसी में तो ट्रेड कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दिया
ठीक है, कमाने का जरिया दिया, और इसके बदले उन्होंने तो फिर धोखा दे दिया। ठीक है, तो कुछ तो कारण रहा होगा। बशीर बद्र की एक शायरी है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो भैया ब्रिटिशर्स बेवफा क्यों हो गए, तो उसके कारण समझने का प्रयास करिएगा। देखो, ब्रिटिशर्स का एक ही मात्र मोटिव था, क्या, अर्निंग, प्रॉफिट कमाना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो यहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर है, अब ये मैंने किराए पे लिया, हालांकि खुद का घर है, लेकिन एज्यूम करो ये मेरा, मैंने इसको किराए पे ले लिया, ये रोड के पास है, और इसका रेंट मैंने पूछा लैंडलॉर्ड से, तो उन्हें बोले 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 मैं महीने में दे दूंगा, एक महीने का 10,000 रुपये दे दूंगा। अब इसका जो मार्केट वैल्यू रहा होगा वो 7-8 हज़ार, फिर भी उस मैंने 10,000 रुपये दे दिया, लैंडलॉर्ड हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर ये देखा गया कि 3 महीने बाद बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए, अब उनको लगा होगा योगेंद्र साहू क्लासेस बहुत फल फूल गया है, ज़्यादा पैसे इनसे हटा जाए, तो उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये के बदले हमको 1 लाख रुपये दीजिए। अगर 1 लाख रुपये अगर मुझे बोलेंगे, और बोलेंगे अगर नहीं देख रहे हो तो खाली कर दो, अब मेरा बिजनेस तो सेटअप हो गया ना। और बोलेंगे भैया तुम नहीं दे पा रहे हो तो कोई तुम्हारे बदले कोई दूसरा दे देगा। अब मैं ये इंस्टीट्यूट को छोड़ के जा भी नहीं सकता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो ठीक, सारे बच्चे इस एड्रेस को जान गए हैं, अगर मैं चले भी जाऊंगा तो दूसरा कोचिंग यहाँ पे अगर कोई सेटअप करेगा तो उसके पास बच्चे आ जाएंगे, तो मेरे लिए तो मजबूरी हो जाएगा कि नहीं 1 लाख रुपये को देना। अब मेरी अर्निंग के कारण उस लैंडलॉर्ड को लालच आ गया। बस वैसे ही इंडियन रूलर्स के मन में भी लालच आ जाता था, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उन पर इम्पोज करते थे, किनके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर। तो उनको अपना कमाया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किसको शेयर करना पड़ता था, इंडियन रूलर्स को, जो भी रूलर्स थे, जो भी वहाँ पे रूल करता था। तो उनको स्थानीय राजाओं थे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ता था। तो धीरे धीरे इनको लगा, और साथ में कॉम्पिटिटर्स भी आते लग गए। सिर्फ यही कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ट्रेड करने आई, इसके अलावा ब्रिटिशर्स के अलावा पोर्तुगल थे, पोर्तुगीज कंपनी थी, फ्रांस के लोग आए हुए थे, स्वीडिश थे, इटालियन थे, डच लोग थे, बहुत सारे देश के लोगों ने यहाँ आकर व्यापार किया। तो कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ रहे थे और प्रॉफिट शेयरिंग भी बढ़ रहा था। ठीक, तो इन्होंने सोचा कि अगर किसी तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल हमको मिल जाता है, इंडिया में अगर पॉलिटिकल कंट्रोल मिल जाता है तो हम इजीली ट्रेड कर पाएंगे, किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम खुद रूल करेंगे, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ, तो फिर मुझे कैसा रहने देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, रिस्क लिया जाए, लड़ाई झगड़ा किया जाए, युद्ध किया जाए, बैटल में शामिल हुआ जाए, और उसके बाद क्या कंट्रोल लिया जाए, पॉलिटिकल कंट्रोल लिया जाए, उसके बाद हमारा ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो धीरे धीरे उन्होंने लड़ाई झगड़े के माध्यम से, बैटल के माध्यम से, अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और भी बहुत सारे कारण थे युद्ध के, बट मेन मोटो ये था, और इसके वजह से लड़ाई झगड़ा होना चालू हुआ। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने कदम इंडिया में जमाने लगी, और धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन होने लगा। तो भारत के कई हिस्सों में फिर उनका राज स्थापित हो गया। ठीक है, अलग अलग जगह में, हिस्से में, पूरे भारत पे तो नहीं, बीच बीच छोड़ के, धीरे 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 धीरे। अब समझ लो कि ये इंडिया किसके कंट्रोल में है, ब्रिटिशर्स के। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिशर्स रूल करने लगे तो उनका रूलिंग पॉलिसी अलग रहता था, हर किसी का अपना रूलिंग पॉलिसी, तो ब्रिटिशर्स की भी रूलिंग पॉलिसी अलग। तो इन्होंने यहाँ पे शासन करना चालू किया, और बहुत सारे अपने नियम कानून लगाए, अपने टैक्सेस इंपोज किए, और इस वजह से बहुत सारे लोगों को क्या, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। अब ये तो कहानी थी पूरे इंडिया की और वर्ल्ड की। अब हम आएंगे छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ अगर आप मैप देखोगे, एक रफ मैप छत्तीसगढ़ का मैं बनाऊं, तो छत्तीसगढ़ का जो मिडिल पोर्शन है ये एक प्लेन है, प्लेन मतलब मैदानी क्षेत्र है। इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है ये पूरा फॉरेस्ट है, यहाँ पे जंगल झाड़ी है। ठीक है, तो ये पूरा जंगल इलाका, ये पूरा जंगल इलाका है, दंडकारण्य बोल सकते हैं, बस्तर बोल सकते हैं। तो ये बस्तर संभाग और ऊपर का सरगुजा संभाग, ये ज्यादातर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेनियस एरिया है, फॉरेस्ट है वहाँ पे, और बीच वाले में उसका है मैदान है। और हम पढ़ रहे हैं क्या, आदिवासियों के बारे में। ठीक है, आदिवासी जो विद्रोह हुए, जनजाति विद्रोह हुए, ट्राइबल रिवॉल्ट हुए, इसके बारे में पढ़े। तो कहीं ना कहीं से जब ब्रिटिश अपना एक्सपांसन किए तो ये वाला हिस्सा भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया, और यहाँ उन्होंने अपने रूल्स इम्पोज करने चालू किए। ठीक, तो इसी वजह से नाराजगी बढ़ी, किसके बीच, ब्रिटिशर्स के बीच, और जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स थे उनके बीच, जो ट्राइब्स थे उनके बीच ये गुस्सा पैदा हुआ, चिड़चिड़ाहट मचा। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। अब मेन कारण अगर हम देखें कि इस रिवॉल्ट का जड़ क्या था,
तो ब्रिटिशर्स का जो था एक्सपांशन पॉलिसी, अब अपना एम्पायर को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से कंट्रोल छत्तीसगढ़ के जनजातियों के ऊपर होगा। इससे पहले जो स्थानीय राजा रहते थे वो उनसे टैक्स नहीं वसूला करते थे, लेकिन ये आए कंट्रोल किए। अब अगर आप छत्तीसगढ़ का जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे उनकी जो एग्रीकल्चर पैटर्न रहता है वो क्या रहता है। तो उन लोग ज़्यादातर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, झूम कृषि बोला जाता है हिंदी में, एक जगह से दूसरी जगह। हम लोगों को अगर बात की जाए, आप अगर खेत होंगे घर में तो आपका 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, ये मेरा, ये मेरे पापा का, ये मेरे चाचा का, ये मेरे दादा का, ऐसा अलग अलग खेत है। लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं होता, उनमें सामूहिक कृषि की प्रथा प्रचलित है, ठीक है। ग्रुप में उन लोग फार्मिंग करते हैं, मतलब पूरे के पूरे गांव, पूरा का पूरा एक समुदाय इस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या करेगा, खेती करेगा, और जो भी उससे आमदनी होगी, जो भी उससे प्रोडक्शन होगा, आपस में लोग बांट लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि जनजाति लोग के पास मैदानी वाला क्षेत्र हो, वो तो पहाड़ में, वो तो जंगल में खेती करना चाहें तो कैसे करते हैं उन लोग ज़्यादातर, क्या, किसी अगर वहाँ पे पेड़ है तो पेड़ को काट दिए, उसी पेड़ को काट के जला के राख बनाए, उसी को वहाँ पे पूरा बिछा दिए, ये समतल हो गया जमीन, उस पर क्या किए लोग खेती किए। अब ऐसा करने से 2-3 साल 4 साल में वो जो लैंड रहता है इनफर्टाइल हो जाता है, फिर उन लोग वापस दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उसी को बुलाता है, झूम कृषि। एक जगह किए, फिर जैसे ही इनफर्टाइल हुआ दूसरी जगह चेंज हो गए। तो अंग्रेजों ने बोला, भैया क्या जंगल तुम्हारे बाप की है कि तुम काट रहे हो और दूसरी जगह चल दे रहे हो, और ये जो प्रोडक्शन कर भी रहे हो तो उसका पैसा कौन देगा, ठीक है। कभी भी तुम लकड़ी काट ले रहे हो, महंगे महंगे लकड़ी है, साल है, सौगौन है, इतने महंगे महंगे वन है वहाँ पे, तो उन लकड़ियों को बेच के तुम पैसा कमा रहे हो, कोई टैक्स नहीं दे रहे हो। तो अंग्रेजों ने इसको एक रिसोर्स के रूप में देखा, चाहे वो टैक्स इंपोज करके हो, चाहे पेड़ों को काट करो, ठीक है। तो ये विवाद बढ़ा किसके बीच, अंग्रेजों के बीच और ट्राइब्स के बीच, ठीक है। दूसरा, अब उनको सपोज यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाना है, रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो जंगल को तो साफ करना पड़ेगा, है ना। जंगल के बीचों बीच से अगर कोई गुजरे तो उसको साफ करना पड़ेगा। अब अगर आदिवासी पेड़ काट रहे हैं ना, तो वहाँ एक पेड़ काटता है तो दूसरा पेड़ लगाता भी होगा, क्यों, क्योंकि उनके लिए सिर्फ जंगल एक शेल्टर नहीं है, उनके खाने के लिए भी वही साधन है ना, रिसोर्स भी वही है, लाइवलीहुड का जरिया है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, देवी देवता भी वही हैं। आप आदिवासियों में जब देखोगे, एक अलग से टॉपिक है जनजाति ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़, तो उस टॉपिक में देखेंगे वो लोग पेड़ की पूजा कर रहे हैं, उसी को देवता मान रहे हैं। देवी देवता उन लोगों के लिए ज़्यादातर पूरे नेचर से जुड़े ही चीज़ें होती हैं, तो वो उनके लिए भगवान है, शेल्टर है, लाइवलीहुड का जरिया है। अब उसको कोई आके पूरा साफ कर दे तो विवाद बढ़ेगा, ठीक है। तो मेजर रोल जो प्ले किया वो एक्सपांशन ने किया, है ना, दोनों के बीच हेटेड लाने का। दूसरा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किसमें, इंटरफेरेंस जो ट्राइबल कल्चर होते थे उनमें। जैसे मैं बात करूं, ये सिर्फ समझाने के लिए, जो लिखाना होगा आगे मैं बताऊंगा जहां से लिखना होगा। इंटरफेरेंस किसमें, छत्तीसगढ़ के जो जनजाति थे उनके कल्चर में। अब एक एग्जांपल, मेरिया विद्रोह हुआ, और मेरिया विद्रोह में वहाँ के जो जनजाति हैं वहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस चलता था। ह्यूमन सेक्रीफाइस समझते हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव बलि, नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। और नर बलि की प्रथा, अब अंग्रेजी आए, ये देखे भैया बकरा हलाल कर रहे हैं चल रहा है, मुर्गी हलाल कर रहे हैं चल रहा है, ये तो हम भी मार के खा जाते हैं, नॉन वेज तो हम भी खाते हैं, लेकिन इंसानों को ही हलाल कर दे रहे, ये वाला सिस्टम समझ नहीं आया, ठीक है। देवी देवता प्रसन्न होंगे करके नर बलि दिया जाता था, तो इन्होंने इस पर क्या लगा दिया, बैन कर दिया ह्यूमन से। भाई ये अगर कोई करेगा, नर बलि की प्रथा अगर रही तो उनको वैसे वही सजा दिया जाएगा जो एक मर्डरर को दिया जाता है। तो ये तो सीधे सीधे उनके कल्चर पे प्रहार हो गया, ठीक। तो ये सब कारणों से जनजातियों और जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स और जो ट्राइबल्स थे छत्तीसगढ़ के, उनके बीच क्या डिस्प्यूट पैदा हुआ, ठीक। तो इसी का ही एक रिजल्ट निकल के आया, क्या, रिवॉल्ट। उसी को हमको पढ़ने जा रहे हैं, क्या, ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन छत्तीसगढ़। तो टोटल अभी मेजर 8 ट्राइबल रिवॉल्ट्स हम पढ़ेंगे, और लाइन से इसको याद करते चलना है, ठीक है। यहाँ से आपका लिखाना स्टार्ट होता है। सबसे पहला 1774 में, 1774 में एक रिवॉल्ट हुआ हलबा। अब मैंने एक ओवरव्यू दिया है, सब रिवॉल्ट के अलग अलग अपने अपने रीजंस थे, ठीक। तो उन रीजंस के बारे में बाद में लिखेंगे, फिलहाल हम एक चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो पहला जो रिवॉल्ट हुआ कौन सा, 1774 में, 1774 में हलबा रिवॉल्ट। सेकेंड 1825 में, 1825 में परलकोट रिवॉल्ट।
तीसरा 1842 तारापुर रिवॉल्ट। चौथा 1842 में ही हुआ मेरिया रिवॉल्ट। पांचवा 1856 लिंगा गिरी। छठवा 1859 कोई रिवॉल्ट। सातवां 1876 मुरिया रिवॉल्ट। मुरिया 1910 में हुआ भूमकाल रिवॉल्ट। ये टोटल 8 रिवॉल्ट हमको देखने हैं। नहीं, हाँ वो भी था, अभी ट्राइबल रिवॉल्ट देखेंगे हम लोग। ये 8 देखना है मेजर, वो भी आएगा, वो हिस्ट्री का पार्ट रहेगा, हिस्ट्री में देखेंगे उसका। तो ये टोटल 8 रिवॉल्ट्स हमको देखने हैं। अब इसको याद कैसे करोगे? तो सबसे पहला वाला मेजर चैलेंज तो क्या है? याद करना। ठीक है, तो मैं याद कराते चल रहा हूँ, इसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक चार्ट प्रिपेयर करने के बाद ये वाला टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं 90%। ये अगर याद रहा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपसे। 1774 का याद रखना। 1774 में हल्बा विद्रोह। ठीक है, हल्बा रिवॉल्ट, इसको आपको नॉर्मली याद रख लेना। अगर फर्स्ट रिवॉल्ट पूछे, फर्स्ट ट्राइबल रिवॉल्ट पूछे, तो व्हाट विल बी द आंसर? हल्बा रिवॉल्ट। ठीक है, 1825। अब कई सारी चीज़ों को मैं हिंदी में पढ़ूँ और हिंदी से रिलेट किया हूँ, तो आपको भी समझना होगा, वहीं से आपको भी रिलेट करना होगा। तो प से 25 करना और प से परल कोट करना। ठीक है, प से 25, प से परल कोट। तो 1825 में कौन सा विद्रोह हुआ? परल कोट। 1774 में हल्बा रिवॉल्ट, 1825 में परल कोट रिवॉल्ट। ठीक है, 1842 का देखो 4-2 में 2 विद्रोह हुए, ध्यान रखना। 1842 में 4-2 में 2 विद्रोह हुए, 1842 में 2 रिवॉल्ट हुए। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो जूही चावला एक एडवर्टाइजमेंट करती थी कुरकुरे का, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो ये टेढ़ा है पर मेरा है याद रखना। टेढ़ा से याद रखना क्या? तारापुर, और मेरा से याद रखना मेरिया। तो 4-2 में 2 विद्रोह हुए, 4-2 में 2 रिवॉल्ट हुए। वो 2 रिवॉल्ट कौन से? तारापुर और मेरिया। कैसे याद रखोगे? टेढ़ा है पर मेरा है। 1774 हल्बा, प से 25, प से परलकोट। 1842 में 4-2 से याद रखना 2 विद्रोह हुए, तारापुर और मेरिया। 1856 में लिंगागिरी। देखो जहाँ पे 6 वाला फिगर आता है मैं उसको वैसे लेट कर लेता हूँ, थर्ड जेंडर से लेट कर लिए, जो तीसरा लिंग है थर्ड जेंडर से लेट कर लिए। तो 1856 लिंगागिरी। ठीक है, वहां से लिंग से याद कर सकते हो। 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ? लिंगागिरी। ठीक है, लिंगागिरी 1856। 1859 में हुआ है कोई रिवॉल्ट। इसको कैसे रखना? ये 9, जहाँ पे 9 आता है तो 9 से रिलेट कर लिए। जब हम बोलते हैं अगर कुछ गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, या कोई नहीं, तो कोई से कोई रिवॉल्ट याद करना, नहीं से 9 याद करना। तो 1859 में कौन सा रिवॉल्ट हुआ? कोई रिवॉल्ट। 1856 का मुड़िया विद्रोह नॉर्मली याद रख लेना, और 1910 का भूमकाल रिवॉल्ट। ठीक है, तो ये टोटल 8 रिवॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो इंसिडेंट कब हुआ, उसका ईयर, ये रिवॉल्ट का नाम है, समझ लो। अब हम देखेंगे कि उस टाइम रूलर्स कौन थे। कोई ना कोई तो रूल रहा होगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग टाइम में अलग अलग शासक थे, अलग अलग रूलर्स थे, तो उन रूलर्स के बारे में देखेंगे। इतना याद हुआ है? इसमें कोई दिक्कत? तब्बू? ठीक है, 1774 हल्बा, 1825 परलकोट, साथ साथ बोलते चलिए। 42 में 42 में कौन कौन सा? टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा से तारा, मेरा से मेरिया। 1856 में लिंगागिरी। 1859 में कोई रिवॉल्ट। 1876 में और 1910 में भूमकाल। ठीक है, ये क्लियर है? बताइए भूमकाल रिवॉल्ट कब हुआ? 10। ठीक है, कोई विद्रोह? 9 ना? 9 है सर, ठीक है, 1859 है। चलो ठीक। तो हल्बा रिवॉल्ट में जो रूलर थे उस टाइम में, उनका नाम है अजमेर सिंह। कौन?
अजमेर सिंह। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिलहाल ये चार्ट को आप याद रख लेना। और ऑनलाइन जो वीडियोस देखते हैं आप लोग, अगर मैं जैसे यहाँ सवाल पूछूं तो कोशिश करिएगा कि आप भी इसका जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है। 1825 में परलकोट रिवॉल्ट हुआ, तो इस टाइम वहां पे शासक थे महिपाल देव, ठीक है। 1825 में वहां परलकोट के कौन रूलर थे पूछने से, महिपाल देव। 1842 में जो दो रिवॉल्ट हुए, तारापुर और मेरिया, इस टाइम के जो रूलर थे उनका नाम था भूपाल देव। और इसके बाद जो तीन रिवॉल्ट थे, लिंगागिरी, कोई और मुरिया, 56, 59 और 76 वाला, इसमें जो रूलर थे वो थे भैरम देव। 1910 में भूमकाल जो रिवॉल्ट हुआ उसमें रूलर थे रुद्र प्रताप देव। ठीक, रुद्र प्रताप देव। तो ये 8 रिवॉल्ट्स, कौन सा नाम है उसका और कौन उस टाइम रूलर्स थे, ये क्लियर। तो इस तरीके से याद कर लेना लाइन से जमा के। 74 में हलवा रिवॉल्ट हुआ, रूलर्स कौन, अजमेर सिंह। 1825 में महिपाल देव। 42 का जो है वो भूपाल देव के टाइम पीरियड में हुआ है। उसके बाद के जो तीन रिवॉल्ट हुए, भैरम देव। और सबसे लास्ट जो भूमकाल रिवॉल्ट हुआ, किसके टाइम पे, कौन था रूलर उस समय, तो रुद्र प्रताप देव। चिक चिक। अब देखेंगे इस रिवॉल्ट के लीडर्स कौन थे। लीडर्स तो अजमेर सिंह ही रूलर थे और अजमेर सिंह ही लीडर थे, ठीक है। अजमेर सिंह ही लीडर थे। 1825 का जो रिवॉल्ट हुआ परलकोट का, उसके लीडर थे गेंद सिंह। तारापुर का जो रिवॉल्ट हुआ उसके लीडर थे दलगंजन सिंह। मेरिया के थे हिड़मा मांझी। दशरथ मांझी सुने हो, ये उनके भाई नहीं है, ठीक है, सरनेम सेम है, हिड़मा मांझी। लिंगागिरी, ध्रुवा राम माड़िया। कोई रिवॉल्ट के जो लीडर थे उनका नाम था नागुल दोरला। मुड़िया रिवॉल्ट के जो लीडर थे उनका नाम था झाड़ा सिरा। और लास्ट भूमकाल रिवॉल्ट के जो लीडर थे, इतना नोट डाउन करिए। तो देखिए याद करते हैं 1774 का रूलर कौन थे, अजमेर सिंह, और अजमेर सिंह ही क्या थे, लीडर थे। ये मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी का भी मैं याद कराता हूँ। जैसे देखो तारापुर का, कभी भी आप स्टार्स देखोगे, तारा देखोगे, तो जो कॉन्स्टलेशन होते हैं, तारा हमेशा दल में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो तारा से याद रखना तारा, स्टार्स, और वो हमेशा किस में रहते हैं, दल में रहते हैं। तो दल से याद रख सकते हो दलगंजन सिंह। अब जरूरी नहीं आपको एग्जैक्ट नाम याद हो जाए, बार बार पढ़ने से तो याद हो जाता है। अभी मुझे याद है, लेकिन ऐसा तो नहीं पहली बार पढ़ रहा हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ करके याद है। लेकिन अगर आपको ऐसे रिलेट भी किए रहोगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन देके क्लिक कर जाएगा। तो तारा किस में रहता है, दल में रहता है। तो दल से याद रखेगा दलगंजन सिंह, ठीक है। तारापुर जो रिवॉल्ट हुआ उसके लीडर कौन थे, दलगंजन सिंह। माँ से मेरिया, माँ से मांझी। जैसे एक डायलॉग सुने होंगे, आता मांझी सटक ले, तो मांझी मतलब मेरा समझ लो, ठीक है, वहां सेलेक्ट कर लो। तो मेरिया मतलब भी मेरा, मांझी मतलब भी मेरा, सेलेक्ट कर सकते हो। तो माँ से मेरिया, माँ से मांझी। तो इसके जो रिवॉल्ट के लीडर थे वो कौन थे, हिड़मा मांझी, ठीक है। नेक्स्ट लिंगागिरी।
अब देखो गिर जाओगे आप, गिर जाओगे तो धुर्रा माटी लग जाएगा, छत्तीसगढ़ी में धूल मतलब धुर्रा माटी, और माड़ी छुला जाएगा तो ध्रुवा राम माड़िया, माड़ी माड़ी मतलब घुटना छत्तीसगढ़ी, ध्रुवा राम माड़िया। ठीक है, किसका बताया? तारा, तारापुर में तारा से रिलेट कर सकते हो क्या? दलगंजन सिंह। तारा हमेशा किस में रहते हैं? दल में रहते हैं, तो दलगंजन सिंह। मेरिया माँ से, मेरिया माँ से मांझी। लिंगा गिरी, गिर जाओगे किस तो धूल लग जाएगा, ध्रुवा राम माड़िया, माड़ी छुला जाएगा, वैसे रिलेट कर सकते हो। 1859 का कोई विद्रोह, तो इसको कोई नहीं याद किए थे, कोई नहीं से 9 भी याद किए थे। इसका पूरा एक सेंटेंस बना के मैं ऐसे याद कर लिया हूँ, कोई नहीं बजा साले को। तो बजाने मतलब जैसे मारना पीटने को बजाने बोलते हैं, कोई नहीं मार साले को, वैसे ही कोई नहीं बजा साले को। तो कोई से याद रखना, कोई रिवोल्ट, नहीं से आपको 9 याद रहेगा, और नहीं से आपको नागुल दोरला भी याद रह जाएगा। कोई नहीं बजाने से बीजापुर में ये इंसिडेंट हुआ, वो आपको याद रह जाएगा, बीजापुर में। और साले को से रिलेट करना, साले भी बोलना जरूरी है, तो साल वृक्ष आपको याद रहेगा, साल ट्री। तो साल ट्री के कटिंग के चलते ये रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो कोई नहीं बजा साले को से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, कोई नहीं से नागुल दोरला, बजाने से बीजापुर। ठीक, मुड़िया झाड़ा सिरा, तो जब नहा के आते हो बाल ऐसे लंबे लंबे, तो आप ऐसे मुंडी झड़ाते हो पानी वानी से। ठीक है, तो पानी निकालने के झड़ाते हो ना, तो मुंडी से मुड़िया याद रखना, झाड़ा से झाड़ा, किसको झाड़ते हो? सिर को। ठीक है, तो झाड़ा सिरा। और भूमकाल, भूमकाल से भू माफिया याद करना, भू माफिया, भू माफिया मतलब गुंडे लोग। ठीक है, तो गुंडा से याद रखना, गुंडा दूर। ठीक, गुंडा दूर। तारा कैसे रहते हैं? दल में रहते हैं, तो दलगंजन सिंह। ठीक है, मेरी ये वाला हिंदी में भी होगा ना, जो हिंदी मीडियम का होगा। ठीक, तो हिंदी वाले के लिए अलग क्लास रहेगी, इंग्लिश मीडियम में जो जुड़े हैं उनको कोर्स कवर कराने के लिए इंग्लिश में बता रहा हूँ। गेंद सिंह परलकोट की उसको याद कराना बचा है। तारापुर का दलगंजन सिंह, मेरिया का मांझी, नाम नहीं याद रहा, सरनेम याद करो, हिनमा मांझी। लिंगागिरी, गिर जाओगे तो धूल लग जाएगा, ध्रुवा राम माड़िया। कोई नहीं से याद, नागुल दोरला, मुड़िया झाड़ा सिरा, मुंडी झराओगे आप। भूमकाल, भूमाफिया से रिलेट कर सकते हो, भूमाफिया मतलब गुंडा, गुंडा से गुंडा दूर। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये परलकोट वाला जो है, परलकोट से ना मेरे को बेल बॉट याद आ जाता है। बचपन में मैं जैसे बैट बॉल खेलता था, अभी भी कभी बार टंग स्लिप होता है स्पीड बोलने के चक्कर में, स्पीड बोलता हूँ तो कहीं पे स्लिप होता है, तो बचपन में भी बैट बॉल को बेल बॉट बोलते थे। ठीक है, तो आगे पीछे करते थे, बेल बॉट ही खेलते थे। क्रिकेट, क्रिकेट ना बोल के क्रिकेट चलता था, बैट बॉल ना बोल के बेल बॉट होता था। ठीक है, तो ऐसा लिस्पिंग होता था, तो परलकोट से ना मैं बेल बॉट करके याद कर लिया। अब 25 परलकोट बेल बॉट, तो बेल बॉट मतलब बैट बॉल की बात की जा रही है। किससे खेलोगे? गेंद से, गेंद सिंह। ठीक है, और बेल बॉट में सबसे अच्छे प्लेयर कौन है? माही भाई, सीएसके धोनी, तो महिपाल देव। तो ये परलकोट मतलब बेल बॉट, बैट बॉल मतलब बेल बॉट। ठीक है, महिपाल देव, गेंद सिंह। ठीक है, अब बेल बॉट खेले होंगे, बैट बॉल खेले होंगे, तो छक्का चौका मारना है। आप छोटे छोटे रहते थे, छोटे हाइट रहता था, या बड़ा बड़ा बैट जो यहीं तक ऐसे पकड़ाता था, तो कांक कांक के मारते थे। छत्तीसगढ़ी में कांक कांक के मारना मतलब ज्यादा प्रेशर लगा के, ज्यादा जोर लगा के मारना। तो कांक कांक से रखना कांकेर, कांक कांक करके क्या याद रखोगे? कांकेर। तो ये गेंद सिंह याद रह जाएगा, पूरा बेल बॉट वाला ही याद है। ठीक है, बेल बॉट करके याद कर लिया। तो परलकोट के जो रूलर थे कौन? महिपाल। लीडर कौन थे? गेंद सिंह। और जो ये रिवॉल्ट जहां पे हुआ, ठीक है, द इंसिडेंट टुक प्लेस वियर कांकेर। ठीक, बाकी का भी देखते हैं। बचपन में लड़ाई झगड़ा करते थे, ये तेरा बिस्तर है, ये मेरा बिस्तर है। बचपन में भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तेरा बिस्तर, ये मेरा बिस्तर, तो मेरा से मेरे याद रखना, बिस्तर से बस्तर याद रखोगे। तो मेरिया रिवॉल्ट कहां पे हुआ पूछने से? बस्तर में। हलवा, हलवा भी एक प्रकार का हथियार हो गया। हलवा हल चलाने वाली जनजाति से उनका नाम पड़ गया हलवा, तो हलवा भी, हल भी क्या हो गया? हथियार हो गया। ठीक है, और जैसे बलराम भगवान का हथियार है वहाँ हल। अब कोई मूवी देखे होगे जिसमें बॉडीगार्ड है या कोई ऐसा रोल प्ले कर रहा है, तो हमेशा देखना अपना हथियार गन साथ में रखता है, तकिए के नीचे बिस्तर में रखता है। ठीक है, तो वैसे ही हल समझ लो, तो हल को भी कहाँ पे रखेगा? अगर कोई ऐसा बॉडीगार्ड है तो बिस्तर पे, शाम जब सोएगा तब भी रखेगा। तो हलवा रिवॉल्ट भी हुआ कहाँ पे? बस्तर में। ठीक, नेक्स्ट तारापुर। तारापुर, तारा किस में रहते? दल में रहते करके दलगंजन सिंह याद किए थे। दलगंजन से, द से दलगंजन और द से ही दंतेवाड़ा रिलेट कर लेना। जो तारापुर रिवॉल्ट हुआ, इट टुक प्लेस इन दंतेवाड़ा। एटीन 1856 का लिंगागिरी, ये हुआ तो किसके टाइम में? भैरम देव।
उसके लीडर कौन थे? ध्रुवराम माड़िया। हुआ कहाँ? बीजापुर में। तो बीजापुर 1856। ये कैसे रिलेट किए याद करें, लिंगागिरी, ठीक है, थर्ड जेंडर और थर्ड जेंडर, ठीक है। तो बजाने से बीजापुर, ये कोई नहीं बजा साले को वाला बीजापुर, और वो ताली बजाने से बीजापुर आप रिलेट करके याद कर सकते हो। माँ से मुड़िया, माँ से झाड़ा सिरिया, ये था मतलब मुड़ी आप झड़ाते हो, झाड़ा सिरिया। अब ये सुकमा में हुआ है। अब इसको कैसे रिलेट किया बोलूंगा तो शायद ही आप समझ पाओ। सुकमा मतलब मैं सुख पुका जाना से रिलेट करके याद करता हूँ। सुकमा की जितनी भी चीजें हैं, सुख पुका जाना मतलब डर जाना, सक पका जाना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो सक पकाओगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? फेस पे ही, ठीक है। डरोगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे, तो मुंह से मुड़िया रिलेट करके सुकमा याद कर लो। नहीं हो रहा तो नॉर्मल आप रिलेट करके याद कर सकते हो। अब इसका गुंडा कोंडा करके राइम कर लेना, गुंडा कोंडा, गुंडा कोंडा से ठीक, इतना नोट डाउन करिए। ठीक है, इसको याद करते हैं वापस से। बस्तर में कहूँगा एक तो हलवा, हल को बिस्तर में रखने से, और मेरा बिस्तर तेरा बिस्तर करके मेरा से मेरे याद किए, वो बस्तर में हुआ, ठीक है। गुंडा कोंडा करके याद रखो, जहाँ पे गुंडा दूर थे, और गुंडा दूर किस में थे? भूमकाल में। भूमाफिया गुंडा करके याद किए थे, वो रिवॉल्व कहाँ हुआ? कोंडा गांव में। मुड़िया झाड़ा सिरा वाला सुकमा में। बीजापुर में दो हुआ है, कौन सा? लिंगागिरी और कोई, ठीक है। तो लिंगागिरी थर्ड जनरल से लेट करके थे, ताली बजाने से बीजापुर, और कोई कोई नहीं बजा साले को, बीजापुर, ठीक। और दंतेवाड़ा दलगंजन सिंह जहाँ पे थे, वहाँ दंतेवाड़ा में रिवॉल्ट हुआ है। दलगंजन सिंह किस में थे? तारापुर में थे। कांकेर बेल बोर्ड से एक करके याद किए थे, गेंद सिंह, ठीक है। इतना क्लियर? और कोई सा बचा? नहीं, ठीक। तो ये आपका लाइन से ट्राइबल रिवॉल्ट देख लिए, कौन से ईयर में हुआ, रिवॉल्ट का नाम क्या था, उस टाइम के रूलर्स कौन थे और लीडर्स कौन थे। रूलर्स अलग, लीडर्स अलग, ठीक। जो रूल कर रहे होंगे वो अलग हैं, और जो इस रिवॉल्ट का लीडरशिप किया उसके बारे में देखे ये लीडर्स, और ये प्लेस, ठीक। तो अगर मेंस में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये पीएससी प्री का टॉपिक है, अभी जो कवर कर रहे हैं सीजी व्यापम का सिलेबस है, कभी मेंस में भी अगर पूछे कि भैया रिवॉल्ट क्यों हुआ, वाई दिस ट्राइबल रिवॉल्ट हैपन या ऑकर्ड इन छत्तीसगढ़, तो देयर वर टू मेन रीजन। फर्स्ट, एक्सप्लॉइटेशन, सेकेंड, इंटरफेरेंस। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेगा। एक्सप्लॉइटेशन किसका? ट्राइबल्स का, ठीक है। इंटरफेरेंस किसमें? कल्चर में। किसके कल्चर में? जो ट्राइब्स के जो कल्चर थे उस कल्चर में। अभी यहाँ पीएससी घिरा हुआ रायपुर में, अगर मैं किसी को चलने बोलूँ ना, किसी स्टूडेंट्स को, भाई आपके हक की बात की जा रही है, चलो मेरा साथ दो, कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही बोलूँ कि नहीं मंदिर के नाम से जाना है तो मंदिर के नाम पे आप चल दोगे, मस्जिद के नाम पे जाना है तो हाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए चल दोगे। तो कल्चर में, रिलीजन में कोई भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता, ठीक है। उसके लिए सब यूनाइट हो जाते हैं, है ना। तो अभी हम लोग को देखे कि जैसे मीडिया विद्रोह, मीडिया विद्रोह उसी वजह से हुआ, नरबलि की प्रथा प्रचलित थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस वहां पे चलता था, ह्यूमन सेक्रीफाइस, तो उसको रोक लगा दिया अंग्रेजों ने, उस नाम से विद्रोह हो गया। तो कहीं ना कहीं कल्चर में यहाँ पे अड़ंगा डाल रहे हैं, और एक्सप्लॉयटेशन, टैक्स के माध्यम से ज़्यादा टैक्स वसूल लेना, ठीक है, अत्याचार करना किस पे? ट्राइब्स पे, ठीक है, ट्राइबल्स लोगों पे। तो वो भी एक कारण बना किसका? ये रिवॉल्ट होने का। और भी कुछ इंटरनल डिस्प्यूट भी थे, जैसे फैमिली में होता है कि मुझे रूल करना है या मेरे भाई को करना है, या जो भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इंटरनल मैटर्स भी वहाँ पे कई कारण थे। मेजर अगर टू रीजंस पूछे तो ये, और उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास देखने से पहले इसको जरूर याद करके आइएगा, ठीक है, ताकि
जब डीप में पढ़ें तो आपको चीज़ें याद हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ज़रूर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।